संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मई महीना आखिरी हफ्ता न्यूज बाँचे रहिस पूरा करत हूँ। लेकिन का है कि अभी पूरा 3 सेगमेंट एक पहले आ चुके हैं। अगर आप मन देखदा रहे बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे है वीडियो ले जाके देखिया। अब पूरा मई महीना आपके कंप्लीट हो जाही। एक थी मैगजीन के पन्ना पलटे की जरूरत नहीं पड़े, पूरा के पूरा न्यूज एक जगह एक ठौर में आप ला मिल जाही। तो हिंदी में आता हूँ, आखिरी हफ्ता जो बाचे खुचे है तिन ला समाप्त करत हन और अगला महीना ले भारत और अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी कवर करबो। तो चालू करते हैं 22 से लेके 31 मई छत्तीसगढ़ के समाचार। पहले देखते हैं एक जगह, डोंगा घाट जगह का नाम है और अमरई छत्तीसगढ़ी में अगर मैं बोलूं तो अमरई आप सब परिचित होंगे, शायद अपने बचपन का दिन बिताने भी गए होंगे अमरई की छांव में और आम तोड़ करके आनंद भी लिए होंगे। ऐसी एक अमरई है बस्तर में और उस जगह का नाम है डोंगा घाट अमरई। ये इंद्रावती नदी के किनारे तैयार किया गया था और एक बड़ा परिसर है जहां खूब अलग अलग तरह की प्रजाति के आम, खासतौर पर यदि देखें तो 5000 से भी अधिक आम के पेड़ हैं। 75 टाइप की उसमें आम की प्रजातियां जो हैं वो लगाई गई थी, रोपी गई थी। आय का बड़ा एक अच्छा साधन है। अभी चूंकि आम का मौसम है, चर्चा में बना हुआ है, क्या पता कभी चर्चा में आ जाए, मीन्स में लिखने का मौका मिले और आप ये मेंशन करें। तो बस्तर में स्थित है, इंद्रावती नदी के किनारे, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अमरई माना जाता है। इसे 150 एकड़ में फैला हुआ है। 150 एकड़ इज क्वाइट अ लॉट। तो इसमें किसने बसाया इस जगह पर अमरई? तो राजा पुरुषोत्तम देव अपने साथ आरण्यक ब्राह्मणों को लेकर आए थे उड़ीसा से। उन आरण्यक ब्राह्मणों ने इस जगह पर इकट्ठा होकर के अपनी आय का अवसर और बढ़ाने के इरादे से अमरई लगाई। ये अमरई आज तक बस्तर का एक अभिन्न हिस्सा बनी हुई है। कभी बस्तर जाना हो तो बस्तर के प्राकृतिक पर्यटन के परे ये भी एक जगह है जहां आप प्रकृति के अलग रूप को देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं अगली न्यूज पे। अगला है बस्तर का एक कपड़ा, ताला दोपा कपड़ा। आजकल हो ये रहा है कि छत्तीसगढ़ पीएससी या व्यापम कुछ ऐसे शब्दों को लेकर के प्रश्न पूछ रहा है जो कि जनजातीय क्षेत्र में काफी गहराई में धसे हुए हैं और उनकी सभ्यता संस्कृति का हिस्सा है और वो शब्द आप और हम परिचित नहीं होते और इस कारण से गलती हो जाती है। तो यहाँ पर एक कपड़ा है, कपड़े का नाम है, ध्यान देंगे, तला दोपा या ताला दोपा भी कहा जाता है इसे, तला दोपा या ताला दोपा। ये जो सफेद रंग का आप कपड़ा देख पा रहे हैं तस्वीर में, वही कपड़ा कहलाता है तला दोपा या ताला दोपा। पर क्या महत्ता है इस कपड़े की? इस कपड़े की सीधी सी महत्ता है, विवाह तय होने का प्रतीक माना जाता है इस कपड़े की खरीदारी। अगर आप बस्तर के स्थानीय मड़ई में, हाट में ये कपड़ा खरीदते हुए देख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि उस घर में विवाह होना तय है। कौन करता है इसका प्रयोग? अबुझमाड़ के लोग इसका प्रयोग करते हैं। सफेद सूती का कपड़ा होता है, इसी कपड़े के भेंट के साथ विवाह की शुरुआत मानी जाती है। वर पक्ष हमेशा, यानी लड़के का विवाह जैसे ही तय होने वाले होता है तो विवाह के योग्य हो जाने पर यह कपड़ा खरीदता है और वधु के पिता को भेंट किया जाता है। यदि वधु के पिता वो कपड़ा स्वीकारते हैं तो विवाह की प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो जाता है और आगे की प्रक्रिया के लिए सारे अनुष्ठान किए जाने लगते हैं। तो कपड़े का नाम याद रखिएगा, तला दोपा कपड़ा विवाह का कपड़ा कहलाता है। इस तरह का सफेद रंग का कपड़ा होता है और बस्तर, खासतौर पे अबुझमाड़ अंचल में जो हाट बाजार है, वहाँ की स्थानीय मड़ई है, उसका एक बहुत अभिन्न हिस्सा है। तो अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज में हमारे पास नक्सल नेता बसवराजू की मृत्यु का समाचार है। तस्वीर बहुत साफ नहीं है क्योंकि यह एक उपलब्ध तस्वीर थी और उसके बाद एक हंड डाउन किए जाने के समय की तस्वीर थी, तो हम इस तस्वीर से काम चलाते हैं। बसवराजू नक्सलियों के एक बड़े नेता कहे जाते थे, 2 बड़े नेता, उनमें से एक को हंड डाउन कर दिया गया है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट भारतीय पुलिस सैन्य दल और हमारे यहाँ की पुलिस दल दोनों मिलकर के चला रही थी अभियान, और इस अभियान के दौरान ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो कि बीजापुर और जो नारायणपुर सुकमा इसके लगे हुए सीमाओं वाले भाग पर चल रहा था, तो वहां पर नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा की सीमा के आसपास चल रहे इस अभियान में नक्सलियों का महासचिव कहा जाने वाला बसवराजू जो है उसको हंट डाउन किया गया है, मारा गया है। झीरम घाटी हादसा जो हुआ था उसका मास्टरमाइंड माना जाता था बसवराजू को। उम्र दराज हो गए थे, ये तस्वीर पुरानी है, पर हाँ, इस घटना में इसकी मृत्यु हुई और उसके साथ साथ 27 और नक्सली भी मारे गए, यानी कुल 28 नक्सली एक साथ मारे गए। ये बड़ी उपलब्धि रही है
हमारे यहाँ चल रहे नक्सल विरोधी अभियान को लेकर के, जैसा कि हम 2026 तक नक्सल मुक्त होने का सपना देखे हैं, उस कड़ी में ये अभियान अभी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। अगला जो न्यूज है वह है जूही व्यास, जिनकी तस्वीर आप यहाँ कॉर्नर में देख रहे हैं। जूही व्यास कांस फिल्म फेस्टिवल, उसके प्रोनाउंसिएशन के हजारों तरीके हो सकते हैं, पर हम हिंदी भाषी लोग कांस फिल्म फेस्टिवल ही कहते हैं। उसमें शिरकत की बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अक्सर हम देखे हैं ऐश्वर्या राय को यहाँ पहुंच करके शिरकत करते हुए। तो हमारे यहाँ जूही व्यास का नाम जरूरी क्यों है? ये छत्तीसगढ़ से पहली शख्सियत बन गई जिन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दुर्ग जिले से संबंधित है ये, और कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 जो फ्रांस में आयोजित होता है वहां शामिल हुई। छत्तीसगढ़ की पहली है ये, तो मैं आपको बता ही दिया। ये ग्रीन पीस इंडिया और वॉइस ऑफ द प्लेनेट नाम की एक पहल का हिस्सा बनकर के शामिल हुई थी। इनके कपड़े पर आप देख पा रहे होंगे ग्लोबल वार्मिंग और उसके प्रभाव को बताते हुए उन्होंने कपड़ा पहना था, जिसमें ये आग की लपटें जैसे दिख रहा है वो लावा है। पृथ्वी गर्म हो रही है और एक दिन इसी तरह आग की लपटें चारों तरफ दिखाई देंगी। शायद ये थीम बताना चाह रही थी जूही व्यास, और इसलिए इनकी तस्वीर काफी वायरल हुई और न्यूज का हिस्सा बन सकी। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री नगर उत्थान योजना। यहाँ पर मैं इसके बारे में थोड़ा सा ये बता देना चाहूंगा। मुख्यमंत्री नगर उत्थान योजना जो है ये आने वाले दिनों में, कुछ दिनों के भीतर ही प्रारंभ कर दी जाएगी। अनाउंसमेंट जरूर इसकी हुई है, काम अभी होना शुरू नहीं हुआ है, पर एक काफी महत्वपूर्ण होगी। 2025 के बजट में इसका जिक्र किया गया था। नगरीय निकायों का विकास करने के लिए 500 करोड़ रुपए बजट में रखे भी गए हैं और नगरीय प्रशासन विभाग इसको संचालित करेगा। इसमें ध्यान रखेंगे पहले चरण में 14 नगरीय निकाय जो है उन सबको चुना जाएगा। टोटल वैसे 15 जगह शुरू होने वाला है। 14 नगरीय निकाय जो है हमारे निगम वाले, वहां से शुरुआत होगी। यहाँ क्या बनेगा? तो सड़क, फ्लाईओवर, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ऑडिटोरियम, रिवर फ्रंट, यानी एक शहर को आदर्श शहर, मॉडल शहर किस तरह से बनाया जा सकता है वो आप इस पूरे टाउनशिप प्लानिंग पे देखेंगे। तो एक बड़ी योजना है, बजट में अनाउंस थी। हाँ, इस पे काम अभी चल रहा है, आगे हम और देखेंगे इसकी डिटेल। अभी देखेंगे छत्तीसगढ़ में कोरोना की वापसी। तो देखिए ये बहुत चुपके से आया हुआ एक समाचार है, आया है, घर भी कर चुका है, और 29 केस जब मैं ये न्यूज बता रहा हूँ अकेले छत्तीसगढ़ में दर्ज हो चुके हैं। भारत में केसों की संख्या 500 से ज्यादा बढ़ चुकी है, उसमें 29 मामले छत्तीसगढ़ के हैं। तो अगर ऐसी किसी स्थिति से आसपास का कोई व्यक्ति गुजर रहा हो तो कृपया उसे कोविड चेक कराने जरूर बोले। तो छत्तीसगढ़ में इस बार जो वेरिएंट आया है उस वेरिएंट का नाम है JN1 और LF7, JN1 और LF7। हालांकि इस बार आए हुए वेरिएंट जो है वो बहुत खतरनाक नहीं बताए जा रहे हैं। ठीक, रिकवरी दर भी काफी ज्यादा है इस बार, तो पर भी ध्यान रख सकते हैं JN1 और LF7। रायपुर में इसका पहला केस मिला था जब ये न्यूज में लिखना शुरू किया था। अभी एट प्रेजेंट केस की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली, मुंबई सहित बाकी शहरों में तो ये है ही। हमारे यहाँ वैसे इसका देखा जाए तो हमारे यहाँ एक लैब है, वायरोलॉजी लैब, जिसको कहते हैं नेहरू मेडिकल कॉलेज, जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर है वहाँ मौजूद है, और एम्स इन दोनों जगह पर मौजूद है। तो टेस्टिंग जो है वो थोड़ी दर बढ़ाई जा सकती है हमारे यहाँ भी। अभी इसको लेकर के कोई गाइडलाइन अलग से नहीं आई है, पर ऑफकोर्स आप इसके लिए तैयार रहिए। JN1 और हमारे पास है LF7। बात करते हैं छत्तीसगढ़ मलखम्ब टीम को स्वर्ण पदक किसमें मिला? तो खेलो इंडिया बीच गेम्स। अभी हाल ही में हमने खेलो इंडिया युवा जो है वो समाप्त किया था। कहाँ समाप्त किया था? तो आपको याद होगा, बिहार में। इस बार बीच गेम्स हो रहे हैं दीव में, जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां ये आयोजित हो रहे हैं। और इस आयोजन के दौरान 19 मई से जो प्रारंभ हुआ था 21 मई के बीच, उसमें हमारे यहाँ जो मलखम्ब की टीम है उसमें महिला मलखम्ब टीम को स्वर्ण पदक मिला, पुरुष मलखम्ब टीम स्वर्ण पदक जीती, और उसी की एक पिरामिड स्पर्धा होती है उसमें पुरुष टीम को रजत पदक भी मिला है। हमारे यहाँ के मलखम्ब टीम की बात करें जो खास तौर पर नारायणपुर के खिलाड़ियों से मिलकर बनती है, उसने अब तक 12 स्वर्ण, 6 रजत सहित 18 कुल पदकों पर बड़े राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं में अपनी धमक, अपनी गूंज बताई है। तो मलखम्ब के खिलाड़ी जो है हमारे काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पे खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकने की बारी है। अब बात करते हैं अगली न्यूज, छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट। तो ये क्या है समझते हैं। राज्य सरकार द्वारा एक मॉडल है, एक प्रस्तुत किया गया दीर्घकालिक विकास परियोजना है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत दीर्घकालिक विकास परियोजना या योजना, उद्देश्य साफ है, साल 2047 तक
2047 तक, यानी अ लॉन्ग टर्म विजन है। छत्तीसगढ़ को 75 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था, ये आंकड़े याद रखेंगे, 75 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य से लेकर के चलाया जा रहा है। 2047 तक हम प्रति व्यक्ति आय में 10 गुना वृद्धि करने के लक्ष्य से इस योजना को संचालित कर रहे हैं। अगले 5 साल में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी स्टेट का जो जीडीपी है उसे दुगना करने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो हो सकता है आपको यही पूछ दे कि छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें शामिल हैं और कब तक के लिए है विजन। तो 2047 तक के लिए पहली चीज तो क्लियर हो गई। दूसरी चीज हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी अर्थव्यवस्था को कितना पहुंचाना है, 75 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाना है। तीसरा चीज ये याद रखना है कि प्रति व्यक्ति आय में 10 साल के भीतर प्रति व्यक्ति आय में 2047 तक कितने गुने की वृद्धि करनी है, तो 10 गुने की वृद्धि करनी है और अगले 5 साल में हमारा जीडीपी बढ़ा करके दुगुना करना है। तो ये लक्ष्य है। इसके लिए 3T मॉडल अपनाया जा रहा है, जिसमें ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा, प्रौद्योगिकी, इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी होगी यानी पारदर्शिता होगी, और ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि परिवर्तनशीलता पर आधारित। तो 3T मॉडल है, टेक्नोलॉजी है, ट्रांसपेरेंसी है और ट्रांसफॉर्मेशन है। तो याद रखेंगे इसको। बात करते हैं अगली न्यूज पर। छत्तीसगढ़ में निवेश प्रस्ताव आकर्षित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लगातार अलग अलग सेक्टर में निवेश आकर्षित कर रहा है। इसमें हमारे यहाँ मेदांता जो हॉस्पिटल है वो और वरुण बेवरेज करके एक कंपनी है, वो दोनों ने मिला करके 750 करोड़ रुपए निवेश करने का वादा किया है। मेदांता हॉस्पिटल जो है वो 500 करोड़ का निवेश करने वाला है, एक बड़ा हॉस्पिटल परिसर बनेगा। उसके अलावा बेवरेज कंपनी जो है हमारे पास वो 250 करोड़ रुपए वरुण बेवरेज वो निवेश करने का घोषणा की है। तो 2 बड़े निवेश हाथ लगे हैं छत्तीसगढ़ के। छोटा न्यूज है, ध्यान रख सकते हैं। अगली न्यूज पर बात करते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध इकाई, ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार या गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक राज्य को कहा गया है कि वो हर राज्य, चाहे छत्तीसगढ़ हो या एमपी हो या और जिन भी राज्यों में ये समस्या है, जिन राज्यों में नहीं भी है वहां भी जागरूकता के लिए आपको बाल विवाह प्रतिषेध इकाई का गठन किया जाना जरूरी है। हमारे यहाँ ये गठन किया जा रहा है इसी निर्देश पर। इसके अध्यक्ष जो है या अध्यक्षा महोदय, मुझे ऐसा कहना चाहिए, वो हैं शम्मी आबदी जी, जो कि महिला और बाल विकास विभाग के सचिव हैं। उनके अलावा जिला स्तर पर भी गठित किया जाएगा। हर 33 जिले हमारे यहाँ, सभी जिलों में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किया जाना तय किया गया है और इसमें जो है संभाग आयुक्त शामिल होंगे। ग्रामीण स्तर पर इसका चेहरा, जो जागरूकता का चेहरा बनेगा, जो बाल विवाह को रोकने के लिए कार्य करेंगे, उसमें पद्मश्री फूलबासन यादव जी हैं जो राजनांदगांव की है और महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करती है, शिक्षा के लिए कार्य करती हैं। इसके अलावा लाल साय सिंह हैं, दुर्गापुर गांव जो कि जिला सूरजपुर में आता है, वहाँ के पूर्व सरपंच है। लेकिन पूर्व सरपंच होना उपलब्धि नहीं, उपलब्धि ये है कि वो सामाजिक जागरूकता के लिए कार्य करते हैं। तो वो 2 ग्रामीण चेहरे बनाए गए हैं जो जागरूक करे ग्रामीण क्षेत्रों में। हमारे यहाँ अक्ति का जो पर्व होता है उसमें काफी स्तर पर बाल विवाह की घटनाएं नोटिस की जाती हैं या रिकॉर्ड में आती हैं। तो वो जागरूकता जो है वो लाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि बाल विवाह रुक सके सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार। अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज पे हमारे पास है इंद्रधनुष पार्क। तो बस्तर अंचल आप सब जानते हैं अभी नक्सल मुक्त होने की तरफ कदम बढ़ा रहा है और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि बस्तर का पर्यटन बढ़ेगा। अगर पर्यटन बढ़ेगा तो बहुत सारे पर्यटक पहुंचेंगे और अगर पर्यटक पहुंचेंगे तो उनके ठहरने के लिए, उनके घूमने फिरने के लिए और भी जगह होनी चाहिए। तो इसी इरादे से इंद्रधनुष पार्क प्रस्तावित किया गया है बस्तर में। चित्रकूट जलप्रपात के दोनों किनारे को लेकर के इसको विकसित किया जाएगा। ध्यान रखेंगे चित्रकूट जलप्रपात के आसपास एक दूसरी जगह भी मौजूद है, उसे तीर्था कहते हैं, जैनियों का तीर्थ स्थल माना जाता है। तीर्थंकर से तीर्था, आप ये नाम समझ सकते होंगे। तो वहां बनाया जाने का लक्ष्य रखा गया है। अगली न्यूज पर आते हैं। पंडीराम मंडावी जी, जिनकी तस्वीर आप वहां कॉर्नर में देख रहे हैं, ये पंडीराम जी है और इन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के रहने वाले हैं, जिला पूछ सकता है, और गांव का नाम पूछेगा तो गढ़ बेंगाल करके गांव है, वहाँ के निवासी हैं, मुरिया जनजाति से संबंधित है। और मुरिया तो अपनी कास्ट कला के लिए खास तौर पे जाने जाते हैं। ये भी कास्ट कला और वाद्य यंत्रों को सहेजने के लिए जाने जाते हैं। तो कास्ट शिल्पकार तो हैं ही, पारंपरिक वाद्य यंत्र के निर्माता भी हैं। 2025 पद्मश्री और 2024 में इनको दाऊ मंदरा जी सम्मान भी दिया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। अगर इनके साथ मैं गिनूं तो जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ 30वें शख्स है जिनको पद्मश्री अवार्ड जो है
या पद्म अवार्ड प्राप्त हुआ है। फिर हम बात करते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज है हमारे पास, छत्तीसगढ़ में देश का पहला AI आधारित SEZ। SEZ क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन उस परिसर को कहा जाता है जहां सरकार किसी भी प्रकार के उद्योग को अपनी तरफ से भी सहायता, अधिकतम सहायता प्रदान करने का प्रयास करती है। लक्ष्य बहुत साफ होता है, उद्योग तो स्थापित हो, लोगों को रोजगार भी मिल सके, और जो उद्योग स्थापित कर रहा है उसके उद्योग को संचालन के लिए सरकारी सहायता भी आराम से मिल सके। तो हमारे यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन AI क्षेत्र पे स्थापित किया जा रहा है। कहाँ? तो नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। कुल क्षेत्रफल होगा लगभग 6 एकड़ पे। डाटा सेंटर का आकार 1.5 लाख वर्ग फुट पे बनाया जा रहा है। इसकी प्रस्तावित क्षमता 80 मेगावाट से लेकर के 10 लाख GPU। स्थापना इसकी रैक बैंक डेटा सेंटर करके कंपनी है, वो स्थापित कर रही है इसे। तो ये कंपनी का नाम जरूर याद रखिएगा, रैक बैंक, और क्षेत्र जरूर याद रखिएगा 6 एकड़ पे। कहाँ? तो नवा रायपुर में स्थापित कर रहे हैं। निवेश अभी 1000 करोड़ रुपए का, भविष्य में 3000 करोड़ रुपए तक और निवेश करेंगे, ये वादा किए हैं। तो मैं जैसे कि बता रहा था, छत्तीसगढ़ में लगातार निवेश हो रहा है और कहा जा रहा है कि ये बड़ा डेटा सेंटर होगा जिसकी सहायता गूगल, OpenAI, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां प्राप्त करेंगी। तो हमारे यहाँ रोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में। बात करते हैं अगली न्यूज पर, चावल उत्सव। इसका प्रारंभ 1 जून से 7 जून के बीच संचालित होगा कहा गया। 1 जून को प्रारंभ होने वाला था, हालांकि कुछ दिक्कत रही और 3 तारीख से असली में प्रारंभ हुआ, पर जो दर्ज डाटा है वो आपको एक ही याद रखना है। तो 1 से 7 जून एक साथ 3 माह का राशन वितरित किया जाएगा इसमें, जो कि आपके लिए जून, जुलाई और अगस्त का होगा। एक साथ वितरण किया जाएगा। कितने हितग्राही? 81 लाख से अधिक राशन कार्ड जो धारक हैं उनको लाभ मिलेगा। खाद्य विभाग के सचिव जो हैं वो है रीना बाबा साहब कंगाले जी, तो उनके द्वारा यह आदेश जारी किया गया। फिर बात करते हैं लौह शिल्पकारों का पंजीयन। राज्य सरकार पहली बार लौह शिल्पकारों का पंजीयन करने की घोषणा की है। तो ये पहली बार हो रहा है कि जो लौह शिल्पकार है उनको पंजीयन करके न सिर्फ प्रशिक्षण का अवसर दिया जाएगा, उनके रोजगार कैसे बढ़ सके, उनके प्रोडक्ट को कैसे पहचान मिल सके, इस पर कार्य किया जाएगा। एम्पोरियम बनाया जाएगा ताकि उनके कलाकृतियां बेची जा सके। कोंडागांव में बनेगा, रायपुर में बनेगा और दिल्ली में स्थापित किया जाएगा लौह शिल्प एम्पोरियम। 3 जगह याद रखेंगे, कोंडागांव में, एक रायपुर में और एक दिल्ली में। इसके अलावा 4 करोड़ की लागत से लौह शिल्पकारों की स्थिति सुधारने का प्रस्ताव भी रखा गया है। अलग अलग तरह से उनको ट्रेनिंग पर्पज से उनके विपणन कार्य को बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। और आप सब जानते ही हैं कोंडागांव जो है वो छत्तीसगढ़ का शिल्प ग्राम कहलाता है, इसलिए मेन केंद्र तो कोंडागांव होगा। वैसे लौह शिल्प की यदि बात करूं तो चित्रकोट जो जलप्रपात है उसके आसपास भी लौह शिल्प के बहुत सारे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं राज्यपाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होने वाली है। राज्यपाल महोदय 3 ग्राम गोद लिए हैं। तीनों गांव जो है वो मेरे हिसाब से तो इस बार आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। बेमेतरा जिले का टेमरी, याद रखेंगे इसे, बेमेतरा जिले का टेमरी, गरियाबंद का मड़वाडीह और खैरागढ़ जिले से सोनपुरी। तो 3 गांव हैं, टेमरी बेमेतरा से, मड़वाडीह गरियाबंद से और सोनपुरी खैरागढ़ से। इस तरह से 3 गांव गोद लेने की घोषणा हमारे राज्यपाल महोदय यानी रेमन डेका जी किए हैं। उद्देश्य साफ है, समावेशी विकास। इन गांवों में जो भी आधारभूत संरचनाओं की जरूरत है, जल संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे तमाम चीजों पर कार्य किया जाएगा। और एक होता है आदर्श गांव की कल्पना करना, उस तरह से आदर्श गांव में बदलने। जैसे हम इससे पहले सांसद आदर्श ग्राम या विधायक आदर्श ग्राम की तरह देखते थे, बस कुछ कुछ इसी तरह पर मॉडल गांव या आदर्श गांव के तौर पर विकसित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट होगा गांव का नाम, मैं एक बार वापस दोहराता हूं, टेमरी बेमेतरा से, मड़वाडीह गरियाबंद से और सोनपुरी खैरागढ़ से। तो तीनों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये न्यूज। और ये है हमारे राज्यपाल महोदय रेमन डेका जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर आते हैं। एक पंक्ति वाले कुछ समाचार है मेरे पास, 1 लाइनर है, बहुत ज्यादा इसको फुटेज दे नहीं सकते थे, पर चर्चा में ना रखे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे बस्तर, कटहल के दूध से रबड़ बनाने का प्रयोग यहाँ प्रस्तावित किया गया है। वैसे आपको मैं बता दूं, बस्तर छत्तीसगढ़ का एकमात्र जिला है जहां रबर प्लांटेशन बड़े स्तर पर हुआ है और उससे रबर बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है, रबर के पौधों से जो प्राकृतिक रबर होता है। अब कटहल से निकलने वाले दूध का प्रयोग करके भी रबर, जो प्राकृतिक रबर होता है, वो बनाने का एक प्रयोग किया जा रहा है। अगर ये सफल हो जाता है तो हमारे यहाँ जशपुर अंचल जो है
वो भी कटहल की खेती से लबालब है, तो शायद उस प्रक्रिया को फिर वहां बढ़ाया जाएगा, पर पहले स्तर पर बस्तर में। ध्यान रखें, कटहल हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी में फनस भी बोलते हैं हम लोग। फिर रंजीता कुरेटी, इनके बारे में मैं पहले भी बताया हूँ, जूडो की खिलाड़ी है। एशिया कप जूडो प्रतियोगिता उज्बेकिस्तान में हो रही है, उसमें ये प्रतिनिधित्व करेंगी, छत्तीसगढ़ की तरफ से जा रही हैं। नाम है रंजीता कुरेटी और जूडो की खिलाड़ी हैं। फिर इसी प्रतियोगिता में किरण राव जो निर्णायक के रूप में यानी कि जज के रूप में भी शामिल हो रही हैं। तो हमारे यहाँ के दो लोग हैं जो जूडो स्पर्धा में भाग लेने जा रहे हैं उज्बेकिस्तान। रंजीता कुरेटी खिलाड़ी के रूप में और किरण राव जी आमिर खान की पत्नी नहीं है ना बे, हाँ, तो किरण राव ये जा रही हैं निर्णायक के रूप में। फिर आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के संजय शर्मा, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया और क्यों दिया गया? तो राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में दिया गया। तो बॉडी बिल्डिंग क्षेत्र में कार्य करते हैं। 71वां इंडियन फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप आयोजित किया गया था, उसमें इनको सम्मानित किया गया। क्लियर है? चलिए, दूसरा है अमेरा ओपन कास्ट परियोजना। तो ये विश्रामपुर में है, इससे दोबारा से अभी खोला गया है, तो इसलिए चर्चा में है। हो सकता है अमेरा खदान आपको पूछ ले, कोयले की खदान है, और ये जो गांव है परसोढ़ी कला, वहां संचालित होता है। अगला है शहीद वीर नारायण आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय। यह ऑलमोस्ट बन के तैयार है और आप इसे 30 सितंबर तक पूरा होते देखेंगे और निकटस्थ आने वाले दिनों में इसका उद्घाटन होते हुए भी देखेंगे। हाल ही में हमें जनजातीय संग्रहालय तो देखा ही नवा रायपुर में, अब शहीद वीर नारायण आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय भी नवा रायपुर में देखने वाले हैं। क्या क्या होगा यहाँ? तो वो सारे लोग जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया, कुछ नायक जिनकी कहानी आप जानते हैं, कुछ गुमनाम नायक भी हैं जिनकी कहानी जानना जरूरी है। इस संग्रहालय में उनकी कहानी को डिजिटल फॉर्मेट में भी और एनालॉग यानी कि फिजिकल रूप, वर्चुअल रूप, दोनों रूप में आपको प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाएगा। फिर आते हैं अगला, सोनहनी शहद काफी चर्चा में आया। हमारे प्रधानमंत्री, जैसा कि आप सब जानते हैं, मन की बात में अक्सर मुखातिब होते हैं। तो मुखातिब होते हुए इस बार छत्तीसगढ़ के जिस प्रोडक्ट पर उन्होंने चर्चा की, वो प्रोडक्ट था सोनहनी शहद। जिला कोरिया के महिला स्व सहायता समूह के लोग इन्हें तैयार करते हैं और अब एक बड़े ब्रांड के रूप में ये उभर रहा है। तो मोदी जी की मन की बात में उल्लेखित हुआ सोनहनी शहद, कोरिया जिला एसएचजी के द्वारा तैयार किया जाता है। फिर हमें मिला हुआ निवेश प्रस्ताव और भी है हमारे पास। कर्मवीर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 300 करोड़ रुपए हमारे यहाँ रायपुर में ट्रांसफार्मर निर्माण के लिए, ये पूरे मध्य भारत या यूं कहूं कि भारत क्षेत्र के लिए सबसे आधुनिक ट्रांसफार्मर निर्माण की जो इकाई है वो स्थापित करने का घोषणा किए हैं। 300 करोड़ रुपए इसके लिए निवेश किए हैं और इसके अलावा ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन 600 करोड़ रुपए की लागत से AI आधारित डाटा सेंटर लगाने की भी घोषणा किया है। इस तरह 900 करोड़ रुपए का निवेश और आकर्षित कर रहा है छत्तीसगढ़। कटहल उत्पादन में छत्तीसगढ़, एक आंकड़ा है रैंडमली मिला मुझे तो मैं यहाँ ऐड कर दिया हूँ, कटहल उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में 5वें नंबर पर है। पहला दूसरा सॉरी मुझे मिला नहीं, पर हाँ 5वें पर है। फिर बात करते हैं टिकेश्वरी साहू म्यू थाई चैंपियनशिप, जो कि ऑफ कोर्स रेसलिंग जैसा ही एक स्पोर्ट है, उसमें भाग लेने जा रही हैं, भाग ली और कांस्य पदक हासिल किया उन्होंने तुर्की में। तो रंजीता कुरेटी जूडो वाली हैं और टिकेश्वरी साहू जो है वो म्यू थाई, काफी चर्चा में है। पहले भी इन पे मैं न्यूज कवर कर चुका हूं अगर आप शुरुआत से सुनते आ रहे हैं तो। फिर महासमुंद जिले पे आते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक जिला बन करके उभरा है इस बार की गणना के लिए। फिर ब्रिजमोहन अग्रवाल जी चर्चा में है, हमारे सांसद महोदय। FCI की परामर्शदात्री समिति में उनको सदस्य के रूप में अपॉइंट किया गया है, तो ये याद रख सकते हैं ऐसे रैंडमली। डॉक्टर अंबर व्यास पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुल सचिव नियुक्त किए गए हैं। अभी खूब सारा ड्रामा हो रहा था पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में कुल सचिव को लेकर, शैलेंद्र कुमार पटेल को हटाया गया है, हालांकि अभी भी विवाद चल रहा है, पर डॉक्टर अंबर व्यास को जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक पंक्ति वाले समाचारों में विकसित कृषि संकल्प यात्रा है, छत्तीसगढ़ के भैंसा ग्राम से इसको शुरू किया गया। ऐसा नहीं ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए हो, ऐसा नहीं, मैं इस पर डिटेल वीडियो अलग से भी बना चुका हूँ। विकसित कृषि संकल्प यात्रा का पूरा डिटेल मैं आपको बताया हूं उसमें। ये भारत स्तर पर चल रहा है, हमारे यहाँ इसकी शुरुआत लेकिन छत्तीसगढ़ के भैंसा ग्राम से हुई, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। 29 मई से 12 जून तक आयोजित हो रहा है। 100 से भी अधिक दल हैं जो हमारे यहाँ कार्य करेंगे, किसानों से मिलेंगे, उनकी जमीन का परीक्षण, कैसे फसल बेहतर उगा सकते हैं, कौन सी फसल आप चुनें, इस तरह के विषयों पर आपसे 1 to 1 संवाद करेंगे, आपके प्रश्न भी लेंगे, अपनी तरफ से भी कुछ सुझाव देंगे। ये सब कुछ यहाँ होने वाला है। फिर भारतीय शिक्षा बोर्ड हमारे यहाँ कार्यरत होने वाला सबसे नया शिक्षा बोर्ड हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। उत्तराखंड का है हालांकि ये शिक्षा बोर्ड, और अब कार्य करेगा छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ राज्य में इसको मान्यता प्राप्त हो गई है। जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ बोर्ड है, शिक्षण बोर्ड,
उसी तरह से ये कार्य करेगा। तो अब छात्र इस शिक्षा बोर्ड के तहत भी अपनी स्कूल की शिक्षा पूरी कर पाएंगे। फिर क्रेडा एक स्वचालित सोलर रोबोट क्लीनर बनाया है, ये भी काफी चर्चा में रहा। जो आप सोलर पैनल लगाते हैं उसकी सफाई वगैरह खुद से कर देगा। हाँ, सिंपल ऐसे बनाया गया है। रोबोट बनाने का उद्देश्य ही यही है कि स्वचालित है, उसको छोड़ दीजिए, वो सफाई उफाई करके आपका काम निपटा देगा। इंसान किस किस तरीके से अलाल हो सके उसका, हाँ नहीं अभी क्या ही बोलूं उसको। खैर आगे बढ़ते हैं। अभनपुर राजिम ब्रॉडगेज रेल परियोजना ये शुरू होने वाली है। इसका ट्रायल रन पूरा कर लिया गया है। अभनपुर से राजिम तक पहले नैरोगेज ट्रेन चला करती थी और वो एकमात्र पटरी बची थी जहां नैरोगेज छत्तीसगढ़ में चल रहा था। उसे रिटायर किया गया और बहुत दिन से राजिम को रेल रूट से जोड़ने की बात चल रही थी। अब ये फाइनली पूरा हो गया है, रूट ट्रायल रन भी पूरा हो गया है। तो अभनपुर से राजिम के लिए यानी रायपुर से राजिम कनेक्ट करने के लिए अब ब्रॉड गेज पे ट्रेन चल सकेगी। राजिम यानी गरियाबंद, अभनपुर रायपुर क्षेत्र। आइए अब हमारे पास है बस्तर नक्सल मुक्त होने की घोषणा कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय अनाउंस किया कि बस्तर जो वामपंथी उग्रवाद से ग्रसित था, शिकार था उसका, वो अब नहीं रह गया है नक्सलवाद वाले जिलों की सूची में। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट यानी वामपंथ से प्रभावित जिले की सूची से इसे बाहर कर दिया गया है। अभी हमारे यहाँ नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर के ही कुछ भाग बचे हुए हैं जहां अभी भी नक्सलवाद बाकी है, पर धीरे धीरे छत्तीसगढ़ लक्ष्य बढ़ा रहा है अपना 2026 तक वाला। फिर सरकारी अफसर नाम की एक वेब सीरीज है, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस हमारे यहाँ एक वेब सीरीज बन रही है, उसके बारे में सूचना दे देता हूँ क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की पहली वेब सीरीज होगी। बिलासपुर, रायपुर और जमराव गांव करके जगह है, वहां उसकी शूटिंग की गई है। छत्तीसगढ़ के पीएससी का तैयारी करने वाले युवाओं का स्ट्रगल, यानी आप लोग का स्ट्रगल, छत्तीसगढ़ पीएससी में हुए भ्रष्टाचार और उससे प्रभावित हुए युवाओं के जीवन की कहानी बताने का प्रयास किया जाएगा। और इसको बनाने वाले जो व्यक्ति हैं वो साईं भरत हैं, टीवीएफ, जो कि आप सब जानते होंगे, पंचायत नाम की एक कमाल की सीरीज, या और भी आपने बहुत सारी, ग्राम चिकित्सालय अभी हमारे यहाँ शूट हुई थी, तो वो जो संस्था है उसके लिए कार्य करने वाले साईं भरत इसको तैयार कर रहे हैं। एक्टर सब छत्तीसगढ़ के, ये बड़ी बात है। फिर बात करते हैं आदर्श शहर योजना, वही जिसकी मैं बात कर रहा था। इसमें 5 संभाग के 15 शहर शामिल किए गए हैं। हर साल 15 नगरीय निकायों को चुन करके आदर्श टाउन या आदर्श शहर में कन्वर्ट किया जाएगा ताकि वहाँ परिवहन यातायात को लेकर के कोई असुविधा ना हो, सब तरह की सुविधाएं बेहतर तरीके से लोगों को मिल सके, इसका ध्यान रखते हुए। इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आदर्श शहर योजना में मॉनिटरिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा। तो मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष कलेक्टर खुद होंगे। इसके अलावा इसमें सचिव कौन होगा, तो नगर पालिका है तो नगर पालिका, यदि नगर पंचायत को चुन रहे तो वहां के सीईओ जो है वो होंगे इसमें सचिव, और सदस्य के रूप में शामिल होंगे पीडब्ल्यूडी और पीएचई विभाग के ईई लोग। तो ये इसकी संरचना रहेगी, ये भी अनाउंस हुआ है। ये पीछे मैं भूल गया था इसलिए यहाँ पर इसको कवर करा दिया गया। तो ये कुछ न्यूज थे, बहुत ज्यादा तो नहीं थे, पर हाँ घटनाएं काफी सारी है वन लाइनर में, तो छोड़िएगा नहीं इनमें से कुछ भी। इसका पीडीएफ मैं जल्दी आपको अपलोड कर दूंगा हमारे ग्रुप में। मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, उसके लिए आप, मेरा नंबर हर जगह मौजूद है, आप संपर्क कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। वहाँ आपको पीडीएफ वगैरह भी प्राप्त हो जाएंगे। तो अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं अभी तक, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए। और हाँ, आपसे बस ये गुजारिश है, थोड़ा साझा किया करें ताकि ये समूह जो है वो थोड़ा और बढ़ सके। ध्यान से सुनने के लिए फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।